डियर फ्रेंड्स, प्लेटो के बारे में आज ये हमारी पहली क्लास है और इस पहली क्लास में प्लेटो का हम एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे। उसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी परिस्थितियाँ थी जिनसे यूनान में प्लेटो की जो विचारधारा है उसका प्रचार प्रसार हुआ, या प्लेटो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिन्होंने प्लेटो को प्लेटो बना दिया। ओके, देखते हैं। प्लेटो का जो मूल नाम था वो एरिस्टोक्लीज था और एरिस्टोक्लीज उनके गुरु सुकरात के द्वारा यह नाम दिया गया था, सोक्रेटिस के द्वारा। उनके गुरु थे सुकरात, जो एक महान विद्वान थे, महान विचारक थे तत्कालीन यूनान में, और उन्होंने प्लेटो को जो एरिस्टोक्लीज नाम दिया था। प्लेटो को प्लेटो इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनके चौड़े कंधे थे, इसलिए इनको प्लेटो नाम दिया गया। जिसके कंधे चौड़े होते हैं उसको प्लेटो बोला जाता है यूनान में। एरिस्टोक्लीज का जो अर्थ है वो होता है सबसे अच्छा और सबसे प्रसिद्ध भी, ये इनके नाम का अर्थ है। प्लेटो की जो आइडियाज़ हैं, प्लेटो के जो भी आइडियाज़ हैं वो नॉर्मेटिव आइडियाज़ हैं। नॉर्मेटिव आइडियाज़ यानी कि मानकीय विचार हैं। मानकीय विचार वे विचार होते हैं जो कहीं ना कहीं चाहिए पर बल देते हैं। कोई भी चीज़ ऑट टू बी होनी चाहिए एंड शुड बी होनी चाहिए। कौन सा चीज़, यानी कि दर्शन में कोई भी चीज़, दर्शन शास्त्र मोस्टली चाहिए पर बल देता है कि कौन सी चीज़ उत्तम है राज्य के लिए, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, इन सभी के लिए कौन सी चीज़ है वो उत्तम है। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व हुआ था और प्लेटो का जब जन्म हुआ उस टाइम 30 वर्ष तक पेलोपोनेशियन जो वार चल रहा था वो एथेंस और स्पार्टा के बीच चल रहा था। एथेंस से प्लेटो का जन्म होता है और 30 साल एथेंस और स्पार्टा का जो युद्ध चलता है, जिसमें एथेंस की बुरी तरह हार हो जाती है और स्पार्टा विजयी हो जाता है। और स्पार्टा विजयी होने का जो मुख्य कारण था वो यहाँ स्पार्टा के अंदर जो सैन्य व्यवस्था थी, यानी कि यहाँ एक शक्तिशाली योद्धाओं का संगठन तैयार किया जाता था, जबकि एथेंस में जो आर्ट्स या कला, व्यायाम, इन सब चीज़ों की, यानी कि सॉफ्ट पावर वाली चीज़ों पर ज़्यादा बल दिया जाता था। तो बाद में प्लेटो इन चीज़ों से, प्लेटो का जो ऐतिहासिकवाद जो अध्ययन की जो पद्धति है उसमें वो इन दोनों से कुछ ना कुछ ग्रहण करता है और एक कॉम्बिनेशन करके एक शिक्षा शास्त्र पर ग्रंथ लिखता है, यानी कि सम्मिलित करके एक शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा प्रणाली का जो निर्माण करता है। ओके, गॉट इट। और प्लेटो 428 ईसा पूर्व उनका जन्म होता है। प्लेटो के जन्म के काल में ये जो युद्ध में तो जो एथेंस है वो हार जाता है। प्लेटो की जो युवा अवस्था थी, प्लेटो एक वैसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। प्लेटो एक महत्वाकांक्षी और राजनीतिक महत्वाकांक्षा प्लेटो की उच्च थी, क्योंकि प्लेटो एक अभिजात तंत्र यानी कि कुलीन तंत्र घर से भी आता था, एरिस्टोक्रेसी से ही आता था। उनके फादर एरिस्टोक्रेट थे, तो ये एरिस्टोक्रेसी वर्ग से आता था और जिससे उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा होना तो स्वाभाविक था। इसलिए इस राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को, इसके बारे में सीखने जानने के लिए, या लोकतंत्र की तत्कालीन जो एथेंस में जो लोकतंत्र था, तत्कालीन व्यवस्था में जो व्यक्ति वाक्पटु होता था, यानी कि जो अच्छा खासा बोलना जानता था या भाषणबाजी अच्छे से कर लेता था, उसको शासन व्यवस्था में एक उचित स्थान प्राप्त होता था। और सत्ता में भागीदारी के लिए वो अपने गुरु सोक्रेटिस के पास जाता है और वहाँ से वो तर्क विद्या, इन सब चीज़ों का ज्ञान सीखता है। और धीरे धीरे सुकरात का प्रभाव प्लेटो पर पड़ने लगता है, जिससे तर्क विद्या के साथ साथ जैसे थ्योरी ऑफ आइडियाज़, सुकरात का जो डायलैक्टिक्स मेथड है, वाद विवाद का जो मेथड है, या टेलियोलॉजिकल जो थ्योरी है, या सुकरात का जो विचार है कि सद्गुण ही ज्ञान है और ज्ञान ही सद्गुण है, इन विचारों का जो प्रभाव है वो प्लेटो पर पड़ता है, जिससे प्लेटो प्रभावित होता है और प्लेटो की दिशा थोड़ी थोड़ी बदलनी शुरू हो जाती है। कहाँ राजनीतिक सोच की बात थी और कहाँ
जो इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा रखने वाला व्यक्ति राजनीति से थोड़ा उनका मोह भंग होना शुरू हो जाता है। अब दो चीज़ें जो प्लेटो को राजनीति से पूर्णतः घृणित बना देती है, दो चीज़ें। तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी, तत्कालीन में जो एथेंस में जो व्यवस्था थी, एथेंस में जो राज व्यवस्था थी, उसमें द रूल ऑफ 30 लागू था। रूल ऑफ 30 यानी कि 30 लोगों का जो शासन था, 30 लोगों का शासन था। और एक था दूसरी व्यवस्था, उसके बाद आई थी लोकतंत्र। 30 लोगों को शासन व्यवस्था को ख़त्म करके और लोकतंत्र को मजबूत किया, लोकतंत्र को लाया गया। यही लोकतंत्र भी असफल स्थिति में था, यहाँ भी बहुत ही करप्शन, भ्रष्टाचार जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो रूल ऑफ 30 ने, जो रूल ऑफ 30 की जो संस्था थी, जो 31 लोगों की संस्था या कैबिनेट के रूप में एथेंस राज्य को चला रही थी, उसने सोक्रेटिस पर, सुकरात पर, जो एथेंस के जो युवा हैं, यूथ हैं, उसको पथ भ्रष्ट करने का या उनको करप्ट बनाने का या उनको भ्रष्ट बनाने का आरोप लगाया और इस संदर्भ में उस पर महाभियोग चलाए सुकरात पर। वहीं जो लोकतांत्रिक सरकार जो 30 के बाद में जो शासन में आई, लोकतांत्रिक सरकार ने सुकरात को मृत्युदंड दे दिया। मृत्युदंड क्यों दिया, यह भी महत्वपूर्ण है। सुकरात को मृत्युदंड इसलिए दिया गया क्योंकि सुकरात का जो डायलैक्टिक्स मेथड था और टेलियोलॉजिकल जो मेथड था, सुकरात की जो थर्ड जो फॉर्म्स जो थ्योरी थी, फॉर्म्स यानी कि आकृति जो सिद्धांत था। डायलैक्टिकल वो होता है दोस्तों कि कोई भी दो विचार हैं, कोई भी विचार है, दोनों के बीच में जब तक टकराहट नहीं होगी तब तक कोई नए विचार या दोनों का सत्य की प्राप्ति, दोनों विचारों से एक नए सत्य विचार की प्राप्ति नहीं होगी, या दोनों में जो भी सत्य विचार है वो यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ये जो डायलैक्टिक्स मेथड है या द्वंद्वात्मक पद्धति उसको बोलते हैं, जिसे बाद में हिगल ने भी प्रयोग किया है। हिगल एक आदर्शवादी विचारक रहे हैं जर्मनी के। तो ये जो डायलैक्टिक्स मेथड था, ये जो सुकरात था वो एथेंस के अंदर जगह जगह जाता, बाज़ारों में जाता, भ्रमण करता और वहाँ ये डायलैक्टिक्स व्यवस्था यानी कि 4 जने बैठते, 10 जने बैठते या काफ़ी लोग एकत्रित होते, वहाँ इन तर्कवाद विवाद व्यवस्था को वो शुरू कर देता, जिससे तत्कालीन जो राज्य व्यवस्था थी, जिसमें लोकतांत्रिक जो व्यवस्था थी, उनकी आलोचनाएँ भी शुरू हो जाती थी, जिससे लोगों का मोहभंग भी होता था। और एक जो नेक्स्ट मेथड टेलियोलॉजिकल, यानी कि सुकरात का एक उद्देश्य था कि सद्गुण ही ज्ञान है और सत्य की प्राप्ति कैसे हो। सुकरात मानते थे कि सत्य एब्सोल्यूट है। सत्य यानी कि सत्य एब्सोल्यूट अर्थ निरपेक्ष है। सत्य कभी दोस्तों बदलता नहीं है, सत्य कभी परिवर्तनशील नहीं होता। जिस प्रकार तत्कालीन जो विचारधारा थी, तत्कालीन जो एक मुख्य विचारधारा थी वो सोफिस्ट विचारधारा थी, सोफिस्ट स्कूल की विचारधारा थी। सोफिस्ट स्कूल की विचारधारा 550 ईसा पूर्व के काल से चली आ रही थी। जो तत्कालीन जो यूनान के लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उसमें सोफिस्ट विचारधारा का उद्भव हुआ था और सोफिस्टों का मानना था, सोफिस्ट मानववादी लोग थे, सोफिस्ट मानववादी जो लोग थे और सोफिस्ट भौतिकतावादी थे। सोफिस्ट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ ट्रुथ पर विश्वास करते थे। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ ट्रुथ का अर्थ है कि सापेक्षता के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। सत्य का सापेक्षता सिद्धांत, ये मानते थे कि सत्य देश काल और परिस्थिति में बदलता रहता है। सत्य कभी भी स्थायी चीज़ नहीं है, देश काल परिस्थिति के अनुसार सत्य बदलता रहता है। वहीं वो मानते थे भौतिकतावाद, यानी कि इस जगत में जब जो आए हैं तो वो एंजॉय कीजिए, आप जो भौतिक सुख है उसको प्राप्त कीजिए। क्योंकि यहाँ भौतिकतावाद का अर्थ है कि सोफिस्ट ये घुमंतु शिक्षक हुआ करते थे। और लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में जो व्यक्ति वाक्पटु होता है, यानी कि अच्छा बोलना जानता है, अच्छा भाषणबाजी करना जानता है, वो तत्कालीन जो शासन व्यवस्था थी उसमें आसानी से भागीदारी कर सकता था, यानी ऊंचे पदों तक पहुंच सकता था। इसलिए सोफिस्ट जो लोग थे वो एथेंस में आते थे, भ्रमण करते थे और युवाओं को वाक्पटु होने का ज्ञान देते थे। उनको वो तर्क विद्या के बारे में सिखाते थे और वाक्पटु के बारे में सिखाते, और ये पैसे लेते थे दोस्तों, इसलिए भौतिकतावाद पर भी बल देते थे। पैसे के बदले ज्ञान था।
इनमें आगे पढ़ेंगे कि सोफिस्ट कौन कौन से थे और क्या क्या इनके आगे जो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसमें इनकी डिबेट भी आएगी। और थोड़ा सा और आप जान लीजिए कि सोफिस्ट जो एक स्थान से दूसरे स्थान से जाते थे, जो यूनान के नहीं थे उनको मैटिक्स बोलते थे, मैटिक्स, और जो यूनान से थे उनको हेलेनिक बोलते थे, हेलेनिक बोलते थे। ये आप नोट कर सकते हैं कहीं। और मुख्य सोफिस्टों में प्रोटागोरस थे, प्रोटागोरस, जॉर्जियाज एंड थ्रेसिमैक्स ये मुख्य सोफिस्ट हुआ करते थे। जिसमें प्रोटागोरस का तो एक विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो यह दर्शाता है कि इस संसार में यानी कि दुनिया में सबसे पहले प्रथम व्यक्तिवादी हैं वो सोफिस्ट हैं। उनका विचार था कि मनुष्य सभी वस्तुओं का मानदंड है, मनुष्य सभी वस्तुओं का मानदंड है। यानी कि कोई भी चीज़ का यदि मापन किया जाएगा तो उसमें मनुष्य को एक तुला में रख के ही तोला जाएगा, एक तुला में उनमें देखा जाएगा कि यदि मनुष्य के लिए कोई भी चीज़ वो सही है तो वो चीज़ बढ़िया है, और यदि मनुष्य के लिए कोई चीज़ सही नहीं है तो वो चीज़ गलत है। तो ये मानववादी दृष्टिकोण है, जहाँ मनुष्य की प्रधानता है, मनुष्य के विचारों को महत्व दिया जाता है, मनुष्य के लिए मनुष्य के सुख की प्रार्थना की जाती है, या कोई भी मानदंड है उसके लिए मनुष्य की भागीदारी प्राथमिक रखी जाती है। जिसमें ये दिखाई देता है कि सोफिस्ट जो लोग हैं वो प्रथम व्यक्तिवादी हैं, सोफिस्ट लोग हैं जो प्रथम व्यक्तिवादी हैं। और इसमें प्लेटो और अरस्तु की तरह अब इनका जो मानना था, सोफिस्टों का जो मानना था वो ये मानना था कि सोफिस्ट जो लोग थे वो राज्य को क्या मानते थे, राज्य को ये मानते थे कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, राज्य एक कृत्रिम संस्था है, राज्य कभी बनाया नहीं जाता, राज्य है वो लोगों के द्वारा स्वार्थ पूर्ति के साथ बनाया जाता है। यानी कि स्वार्थी लोग है वो अपने हितों की पूर्ति करने के लिए राज्य नामक संस्था का निर्माण करते हैं। वहीं जो तत्कालीन जो व्यक्ति थे उसमें सुकरात है, प्लेटो है। तत्कालीन जो व्यवस्था थी उसमें सुकरात है, जो प्लेटो है, और जो मुख्य रूप से जो हमारे जो विचारक थे, जो तत्कालीन जो थे, उनका ये मानना था कि ये जो व्यवस्था है यानी कि राज्य नामक जो व्यवस्था है वो प्राकृतिक व्यवस्था है या सावयवी व्यवस्था है। राज्य क्या है? सावयवी व्यवस्था है, आंगिक व्यवस्था है। यानी कि जिस प्रकार से व्यक्ति का एक शरीर होता है, आंगिक का अर्थ क्या होता है देखते हैं दोस्तों। जिस प्रकार व्यक्ति का शरीर होता है, व्यक्ति के शरीर है, जैसे किसी व्यक्ति का जो शरीर है, ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति का जो शरीर है उसमें देखते हैं कि हाथ है, पाँव है, आँख है, ठीक है, यानी कि सर है, जो भी है, धड़ है। तो ये मानते थे जो अरस्तु और प्लेटो मानते थे कि आंगिक कैसे है, यानी कि व्यक्ति का जैसे धीरे धीरे विकास होता है, पहले बच्चा होता है और बाद में परिपक्व हो जाता है, तो उसके हाथ पैर ऑटोमेटिक डेवलप होते रहते हैं। तो यदि व्यक्ति का हाथ काट दिया जाए, यानी कि जो अंग है और ये शरीर है, यदि शरीर से अंग को अलग कर दिया जाए, तो क्या यहाँ जो कटा हुआ जो हाथ है उसका विकास हो पाएगा क्या? नहीं दोस्तों, कभी नहीं हो पाएगा। तो ये बताते हैं, ये यानी कि हाथ का अस्तित्व तभी तक है जब वो शरीर के साथ है। तो ये बताते हैं कि जो शरीर है वो राज्य है और जो हाथ है वो व्यक्ति है। यानी कि व्यक्ति है वो हाथ है और शरीर है वो राज्य है। तो ये मानते हैं कि इन सब चीज़ों का विकास जो धीरे धीरे हुआ है, यानी कि जो राज्य यदि सही अस्तित्व में रहेगा, यदि राज्य नामक व्यवस्था अच्छे से बनी रहेगी, राज्य नामक व्यवस्था जो ये जो प्राकृतिक संस्था है, जो शांति स्थिरता जो लाए हुए है, जो व्यवस्था को संचालित किए जा रही है, उसमें व्यक्तियों को जो कार्य प्रदान किए जा रहे हैं, व्यक्तियों का जो शांतिपूर्ण व्यवस्था जो बनी हुई है, जो वर्तमान जो अराजकता स्थिति है उसको कंट्रोल करने के लिए राज्य के द्वारा ही व्यक्तियों पर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा, वो किसी न किसी रूप में किया जा सकता है। तो ये कुछ आइडियाज़ थे सोफिस्ट और जो तत्कालीन जो यूनानी जो दार्शनिक थे। तो अभी हमने देखा दोस्तों कि जो सोक्रेटिस को जो इनका
प्लेटो का जो गुरु है सोक्रेटिस है उसको उनको मृत्युदंड दे दिया जाता है, उनको दोस्तों मृत्युदंड दे दिया जाता है। और तत्कालीन जो व्यवस्था थी जिससे मृत्युदंड देते ही उनका जो सोक्रेटिस का जो मुख्य जो शिष्य था, जो प्रमुख जो शिष्य था वो प्लेटो ही था। अब प्लेटो को ऐसा लगने लगा कि अब गुरु को मार दिया गया है, अब लगता है मेरी बारी है और अब मुझे भी मार दिया जाएगा। तो इन चीज़ों से प्लेटो है वहाँ से भाग उठता है और अपने जो 11 साल तक एथेंस से बाहर रहता है और सिसिली नामक स्थान पर रहता है। सिसिली जो वर्तमान में जो एक इटली का भी एक द्वीपीय क्षेत्र है, जो एक द्वीप में भी आता है, जो मेडिटेरियन सी का जो क्षेत्र है, तो वहीं यह रहता है। लेकिन 11 साल बाद 11 ईयर्स आफ्टर द प्लेटो कम टू एथेंस, प्लेटो वापस एथेंस आता है और एक एकेडमी नामक संस्था की स्थापना करता है। और एकेडमी नामक जो संस्था है उसकी जो बाहरी जो गेट पे दोस्तों एक बोर्ड लगा हुआ होता है। उस बोर्ड पे यह लिखा होता है कि जिन लोगों को मैथ नहीं आती या जिन लोगों को गणित की कोई जानकारी नहीं है वो कृपया मेरी इस एकेडमी में एंट्री ना कीजिए, उनके लिए यह अलाउ नहीं है। यहाँ गणित कहने का अर्थ उनका था कि जिन लोगों को तर्क और वितर्क यानी कि जिन लोगों को तर्कवाद नहीं आता है, जो लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले नहीं हैं, जो ओपन माइंडेड नहीं है, जो वैज्ञानिकता में विश्वास नहीं करते हैं, जो परंपरावाद में विश्वास करते हैं, जो तर्कवाद में विश्वास नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ मेरे जो एकेडमी के हैं वो गेट बंद रहेंगे, उनके लिए नो एंट्री। ओके दोस्तों, तो अब ये जो उन्होंने लंबे टाइम तक एजुकेशन के द्वारा है वो लंबे टाइम तक उन्होंने जो काफ़ी अध्ययन किया एथेंस और पास के जो एरियाज़ थे उन पर अध्ययन करने के बाद उन्होंने जाना कि एक फिलोसफर किंग का कंसेप्ट कैसे लाया जाए। ये जो वर्तमान जो स्थिति है वो बिगड़ी हुई है। कभी 30 लोगों का शासन आता है तो 30 लोगों को शासन को ख़त्म करने के बाद एक लोकतांत्रिक सरकार का ढांचा भी एथेंसियन वासियों ने लेकर आ गए हैं। और एथेंस जो लोकतंत्र है वो भी स्टेबल नहीं हो पा रहा है, वो भी लोगों की जो इच्छाएं हैं आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण नहीं कर पा रहा है। इसके लिए हमें एक नया मॉडल लाना होगा, हमें एक नई व्यवस्था नया ढांचा खड़ा करना होगा जिसमें कहीं ना कहीं यहाँ गड़बड़ी तो राज्य में है और इसी के साथ लोगों में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, यानी कि लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, राज्य अच्छे से संचालित नहीं हो रहा है। इनके लिए इन सब चीज़ों के में बदलाव के लिए प्लेटो है वो अपनी जो विचारधारा लेके आते हैं और धीरे धीरे 1 बाय 1 करके करेंगे दोस्तों कि प्लेटो के कौन कौन से आइडियाज़ किस तरह से रहेंगे। पहले अब प्लेटो की जो प्रमुख जो बुक्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। प्लेटो की जो मुख्य बुक्स हैं उनमें उन्हें डायलॉग फॉर्म में लिखा गया है, यानी कि बुक्स तो शब्द ही वैसे गलत है प्रयोग करना, मुख्यतः डायलॉग है यानी कि जो संवाद शैली है। प्लेटो ने हर जगह अपने संवादों का प्रयोग किया है, लेकिन उन हर अलग अलग जैसे व्यक्ति पे जो भी संवाद था या न्याय पे जो भी संवाद था या कोई राज्य पे जो भी संवाद था या फिलोसफर किंग पे जो भी संवाद था या आत्मा पे जो भी संवाद था, उन सभी के जो संवाद थे उनको अलग अलग करके और सभी का बाद में बुक्स का नाम दे दिया गया था। ठीक है, तो उनकी जो उनकी जो मुख्य जो 3 किताबें हैं उनके बारे में अभी जानेंगे। उनकी जो मेन बुक है वो है रिपब्लिक। ठीक है, और रिपब्लिक के बारे में पहले ही दोस्तों एक थोड़ा सा आपको बता दूं कि रिपब्लिक जो वर्तमान संदर्भ में हम शब्द यूज करते हैं वो होता है जैसे इंडिया के संदर्भ में यूज किया जाता है एक रिपब्लिक और कंपैरिजन आता है ब्रिटेन के संदर्भ में, यानी कि इंडिया में रिपब्लिक यानी कि जो भी राज्य का हेड ऑफ जो स्टेट होगा, राज्य का जो प्रधान व्यक्ति है, जैसे भारत का राष्ट्रपति प्रधान व्यक्ति है और ब्रिटेन की महारानी प्रधान व्यक्ति है और महारानी प्रधान है। इंडिया का जो राष्ट्रपति प्रधान है वो लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा चुना जाएगा और वहीं ब्रिटेन की जो महारानी है, ब्रिटेन की जो क्वीन है वो वहाँ की वंशानुगत होगी। यानी कि वर्तमान संदर्भ में जो शब्द यूज किया जाता है उसको गणतंत्र बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? गणतंत्र। लेकिन एथेंस का जो एथेंसियन जो टाइम था, एथेंसियन जो पीरियड था, उस समय रिपब्लिक को उस समय जो पोलिसिया बोला जाता था। पोलिसिया का जो अर्थ था वो गणतंत्र न होकर, वो जो पोलिसिया का जो अर्थ था वो गणतंत्र न होकर राज व्यवस्था था। राज यानी कि राज्य की व्यवस्था, राज व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया गया था।
ओके, गॉट इट। और प्लेटो की जो मूल जो 3 बुक्स हैं, जिनमें पहली बुक थी रिपब्लिक, दूसरी बुक है स्टेटसमैन और तीसरी बुक है लॉज। ठीक है, ये 3 प्लेटो की जो मुख्य बुक हैं, इनके बारे में भी थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे और इनका हम थोड़ा ब्रीफली इंट्रोडक्शन करेंगे। चलिए आइए करते हैं। देखो, प्लेटो की जो रिपब्लिक है उसमें 10 अध्याय हैं, 10 चैप्टर्स हैं पूरे, और जो उनमें जो उनका जो एक उपशीर्षक का प्रयोग किया गया वो है कंसर्निंग यानी कि कंसर्निंग जस्टिस। ठीक है, कंसर्निंग जस्टिस। ठीक है, ये इसका जो 10 चैप्टर्स में ये जो उपशीर्षक शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है न्याय। यहाँ फिलोसफर किंग का यानी कि दार्शनिक राजा का कंसेप्ट यही है। रिपब्लिक जो बुक है, रिपब्लिक जो बुक है उसमें दार्शनिक राजा का कंसेप्ट दिया गया है। ये जो व्यापक है रिपब्लिक जो बुक है, उसमें दर्शन शास्त्र भी इसी में आता है, दर्शन शास्त्र भी, आध्यात्म का ज्ञान भी इसी में है, मनोविज्ञान भी यही है। ठीक है, शिक्षा शास्त्र पर भी इसी में लिखा गया है, और यह अर्थशास्त्र पर भी लिखी गई है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमी के बारे में 2 कंसेप्ट ये देता है, परिवार और जो संपत्ति का जो साम्यवाद है, परिवार और संपत्ति का जो साम्यवाद है वो प्लेटो देता है। रिपब्लिक बुक का जो अर्थ है वो हम अभी जो बता ही चुका हूँ मैं आपको, कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और उसके बाद एक और पॉइंट ये है कि रिपब्लिक पे जो शिक्षा शास्त्र पे जो चीज़ें लिखी गई है, शिक्षा शास्त्र पर जो चीज़ें लिखी गई है, उनसे प्रभावित होता है रूसो प्रभावित होता है, और रूसो बताता है कि शिक्षा शास्त्र पर लिखी गई अब तक की प्लेटो की यह सबसे बेस्ट बुक है, दुनिया में आज तक की ऐसी कोई बेस्ट बुक नहीं आई है। और रूसो द एमिली नाम से एक 1762 में शिक्षा पर ही एक जो बुक है वो अपनी लिखते हैं। वहीं थॉमस मूर एक प्रसिद्ध विचारक हैं। थॉमस मूरे भी यूटोपिया नाम से, यानी कि कल्पना लोकी नाम से भी अपनी बुक लिखते हैं। और कैम्पानेला की भी एक बुक है जिसका नाम है सिटी ऑफ गॉड तो सेंट ऑगस्टीन की है। सिटी ऑफ सन जो बुक है वो कैम्पानेला की जो है। और फ्रांसिस बेकन की जो बुक है उसका नाम है द न्यू एटलांटिस, या एटलांटिक नहीं है दोस्तों, एटलांटिस शब्द का प्रयोग किया गया है, द न्यू एटलांटिस। तो ये जो 3 या 4 जो बुक्स हैं, एमिली है, थॉमस मूर की यूटोपिया है, कैम्पानेला की सिटी ऑफ सन है, और फ्रांसिस बेकन की द न्यू एटलांटिस है। ये जो मुख्य जो बुक हैं वो जो प्लेटो है उसकी रिपब्लिक बुक से काफ़ी प्रभावित है। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं कि राजमर्मज्ञ के बारे में। स्टेटसमैन को हिंदी में बोलते हैं राजमर्मज्ञ का जो अर्थ है वो है कि जो विपरीत परिस्थिति में भी जैसे जो स्टेट को संभाल सके। जैसे लिंकन को स्टेटसमैन लिखा जाता है। लिंकन ने जैसे अमेरिका में जो सिविल वार हुआ था, सिविल वार के समय में जो नॉर्थ और साउथ स्टेट थे उनके बीच में जो युद्ध हुआ था, उनको ख़त्म करके, या सिविल वार को ख़त्म करके एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का रियल एस्टैब्लिशमेंट जो किया था वो लिंकन ने किया था। जो बड़े जो यानी कि विद्रोह को संभालने में या बड़े जो काम करते हैं उनको स्टेटसमैन बोला जाता है। तो स्टेटसमैन में जो प्लेटो है वो बताते हैं कि स्टेटसमैन में राज्यों का वर्गीकरण किया गया है। राज्यों का वर्गीकरण स्टेटसमैन नामक बुक में किया गया है, और इस स्टेटसमैन को आगे अरिस्टोटल ने भी स्वीकार किया है। अरस्तु ने भी आगे इस स्टेटसमैन को बुक से यहाँ से कुछ चीज़ें उठाई है, उनको समझा, उनको जाना है, उनको स्वीकार किया है। लेकिन लास्ट जिनकी सबसे महत्वपूर्ण जो बुक है उसका नाम है लॉज जो अंतिम बुक लिखी थी प्लेटो ने, अंतिम जो बुक लिखी थी। लेकिन उसमें हैरानी की बात यह है दोस्तों, उसमें वो एक शब्द यूज करते हैं नॉक्टर्नल काउंसिल। ये वो संस्था है जो मदद करेगी किसको, 50 वर्ष के बाद
यानी कि 50 वर्ष के बाद जो दार्शनिक राजा होगा, 50 वर्ष के बाद जो दार्शनिक राजा जो बनेगा उसको मदद करेगी ये नॉक्टर्नल काउंसिल होगी। ये एक कुछ सदस्यों की एक कैबिनेट की तरह काम करेगी, जो एक सलाहकारी बॉडी होगी जो राजा को एडवाइस देगी, ताकि राजा पर भी कुछ नियंत्रण या सलाहकारी एक ऐसी संस्था का गठन किया जा सके, जो लॉज नामक बुक में प्लेटो अपनी बताते हैं। तो यहाँ कहीं जो राजा पे भी नियंत्रण है वो एक व्यवहारिक विश्लेषण है, व्यवहारिक विश्लेषण प्रतीत होता है। ठीक है, बिहेवियरल अप्रोच यहाँ दिखाई देती है। अब देखते हैं तो तीनों बुक्स का थोड़ा और कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसे रिपब्लिक जो बुक है, रिपब्लिक, और जो स्टेटसमैन है, स्टेटसमैन, और तीसरी है लॉज। तीनों का थोड़ा थोड़ा और कंपैरिजन कर लेते हैं, देख लेते हैं इनके मूल जो क्या अन्य जो भी आइडियाज़ हैं देखते हैं। रिपब्लिक में राज्य कैसा है, राज्य को कौन संभालेगा या कौन सा राज्य है, तो यहाँ दार्शनिक राजा है, दार्शनिक राजा होगा। स्टेटसमैन का जो यहाँ दार्शनिक राजा संभालेगा, और जो राज्य होगा वो यूटोपियन टाइप का होगा, यूटोपियन, जिसको या आइडियल स्टेट बोलते हैं, अपने आइडियल स्टेट होंगे। और राजा के जो गुण होंगे वो होंगे, राजा होगा बुद्धि, साहस और संयम, ये तीनों तो होंगे जो प्रथम द्वितीय और तृतीय तीनों वर्ग में भी वो क्लासीफाई करता है। इसके साथ राजा में न्याय का गुण भी होगा, राजा के अंदर न्याय का गुण भी होगा। अब जब स्टेटसमैन की बात आती है तो उसमें पॉसिबल स्टेट की बात करते हैं, पॉसिबल स्टेट जिसमें डिप्लोमेट्स होंगे, यानी कि राजनयिक होंगे, जिसमें पॉसिबल स्टेट जिसमें राजनयिक होंगे, डिप्लोमेट्स होंगे, वो राज्य को संचालित करेंगे। और ये राज्य है वो ये जो राज्य व्यवस्था है इसमें इन लोगों की एक एक्सपर्टीज़ होंगी, एक इनकी विशेषज्ञता ये होगी कि ये बुद्धिमान तो होंगे ही होंगे। इसके साथ ये पारंपरिक जो परंपराएं हैं, जो प्रथाएं हैं, उनको साथ लेके चलेंगे। और जो लिखे नहीं हुए हैं, अलिखित जो देवी कानून हैं उनको ये साथ लेके चलेंगे। ये लोग होंगे स्टेटसमैन में, जिनको राजनयिक शब्द के रूप में प्रयोग करता है जो प्लेटो। अब प्लेटो बताता है, प्लेटो लॉज के बारे में बताता है। लॉज नामक बुक में वो बताते हैं कि राज्य किस तरह संचालित होगा। इस राज्य को वो रियल स्टेट नाम देते हैं, रियल स्टेट यानी कि वास्तविक राज्य, जिसे वास्तविक राज्य नाम से हिंदी में बोला जाता है। और इसमें नियमों एवं कानूनों के द्वारा यह संचालित होगा, नियमों और कानूनों के द्वारा संचालित होगा। लोग नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, और नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता दोस्तों। ये नियम लिखित होंगे, बाकायदा लिखित होंगे, ना कि यहाँ स्टेटसमैन की तरह अलिखित देवीय नियमों का यहाँ कोई पालन किया जाएगा। रिपब्लिक जो बुक है, रिपब्लिक की जो खास बात है, यहाँ जो शासक हैं वो गडरिये के समान होंगे, जो एकदम मस्त, एक तरीके से मस्त, यानी इन द सेंस, यानी कि जो आइडियाज़ के बारे में जानते होंगे। गडरिया मतलब अपनी चिल लाइफ जीता है, पहाड़ों पर जाता है और भेड़ें चराता है दिन में, और उनके साथ रहता है, सोता है और वापस घर पे आ जाता है। तो उसको किसी चीज़ का मोह नहीं है, यानी कि उसकी जो सोल है वो गोल्ड से बनी हुई है, सोने से बनी हुई है, उसे किसी चीज़ का मोह नहीं है। ठीक है। और स्टेटसमैन है, उसमें जो एक्सपर्टीज़ होंगी वो डॉक्टर्स की तरह होंगी, डॉक्टर या पायलट की तरह होंगी, जो अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट जो लोग होंगे। ठीक है। और जैसे वेवर का शब्द भी यूज़ करते हैं, वेवर यानी कि जो फिलोसफर किंग की तरह, वेवर यानी फिलोसफर किंग की तरह, या बुनकर जो प्रथम द्वितीय और तीनों वर्णों में एक सामंजस्य, तीनों वर्ग हैं उसमें सामंजस्य स्थापित कर सकें। तो ये वेवर स्टेटसमैन का शब्द यूज किया गया है यहाँ, वेवर स्टेटसमैन। अब देखते हैं, अब जो हमारा आता है कि रिपब्लिक जो बुक है उसमें राज्य के बारे में क्या बताया गया। राज्य इसमें 3 प्रकार से डिवाइड है दोस्तों, जिसमें पहला राज्य, द्वितीय राज्य और तृतीय राज्य। इसके बारे में देखते हैं अभी। पहला राज्य जो हेल्दी स्टेट है, हेल्दी स्टेट का अर्थ है स्वस्थ राज्य। दूसरा राज्य है वो विलास प्रिय, यानी विलासिता वाला, यानी कि लग्जरियस राज्य है, लग्जरियस जो स्टेट है। और तीसरा राज्य है द जस्ट स्टेट, यानी कि जो न्यायपूर्ण राज्य है, जो राज्य न्यायपूर्ण है, जस्ट स्टेट है। हेल्दी जो स्टेट है वो जो आइडियाज़ है वो ग्लूकोन बताते हैं हेल्दी स्टेट के बारे में। वो बताते हैं कि यह सिटी ऑफ पिग्स है,
सिटी ऑफ पिग्स है, यह सिटी ऑफ पिग्स है। ग्लूकोन बताते हैं कि यह सिटी ऑफ यानी सूअरों की नगरी है ये। ग्लूकोन बताते हैं कि स्वस्थ राज्य तो है, लेकिन स्वस्थ कैसे कैसे किस तरह स्वस्थ है, तो ये बताते हैं कि जो यहाँ उत्पादक वर्ग है मुख्य भूमिका में, उत्पादक वर्ग है वो मुख्य भूमिका में। उत्पादक वर्ग की खासियत है कि वो धन और भूख की लालसा में तृप्त रहता है, उसकी तृष्णा कभी खत्म नहीं होती है, और यहाँ श्रम विभाजन पाया जाता है। तो ये पहली स्टेज है राज्य की। पहली स्टेज से दूसरा स्टेज राज्य जाएगा, वो लग्जरियस राज्य जाएगा। लग्जरियस राज्य की ओर जो विलासितापूर्ण राज्य है उसमें सैन्य वर्ग है, यानी कि उसमें सैनिक है, लेकिन ये सैनिक ऐसे नहीं है, ये पशुओं की तरह यानी कुत्तों की तरह है। कुत्तों की तरह कैसे? जो खोजी कुत्ते होते हैं, जो खोज करते हैं, यानी कि जो आर्मी वालों के पास जो आज के टाइम में जो कुत्ते होते हैं, जो उनसे कहीं RDX वगैरह कहीं वो सुंघाते हैं और वो देखते हैं, ठीक है, उनकी खोज करते हैं। तो ये वो कहते हैं कि ये खोजी कुत्तों की तरह थे, ये देखते रहते हैं कि धन कहाँ है, यानी कि धन पैसा कहाँ मिलेगा, इसलिए युद्ध कर लूटपाट करने की इनकी आदत होती है। केवल किस लिए? भौतिक वस्तुओं के लिए लूटमार करते हैं, महल चौबारों इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है, किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए भागे रहते हैं। लेकिन तीसरा जो स्टेट है द जस्ट स्टेट, यानी कि न्यायपूर्ण राज्य, और इट्स ए आइडियल स्टेट दोस्तों, इट्स ए आइडियल स्टेट, यानी कि एक आदर्श राज्य, जो एक ऐसा आदर्श राज्य जो दार्शनिक राजा चलाएगा, एक ऐसा आदर्श राज्य जो दार्शनिक राजा चलाएगा, वही संभालेगा। नेक्स्ट जो प्लेटो की कुछ बुक्स के बारे में और देख लेते हैं, जो अदर बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, थोड़ा देख लीजिए, नाम पूछ सकते हैं कि सिम्पोजियम क्या है। सिम्पोजियम लव यानी कि प्रेम पर लिखी गई है, उसमें ब्यूटी का वर्णन है, यानी कि सौंदर्य का वर्णन किया गया है। जो मैनो नाम की जो बुक है, वो ज्ञान पे लिखी गई है, ज्ञान के स्वरूप की चर्चा की गई है, ज्ञान का स्वरूप कैसा होगा इसके बारे में चर्चा की गई है। और उसके बाद जो एपोलॉजी जो बुक है वो सुकरात पर लिखी गई है। सुकरात पर जो महाभियोग चलाया गया था कि यह एथेंस के युवाओं को पथ भ्रष्ट करने का कार्य कर रहा है, तो सुकरात के बारे में मुकदमे का वर्णन किया गया है। और फेदो जो बुक है वो सुकरात की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, मृत्यु का मार्मिक विवरण उसमें दिया गया है, मार्मिक जो दृश्य है यहीं से मिलता है। और साथ में दोस्तों द थ्योरी ऑफ आइडियाज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरी ऑफ आइडियाज इज़ द फेदो, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो थ्योरी ऑफ आइडिया वो फेदो में दी गई है। जो सोल का कंसेप्ट है, यानी कि आत्मा का जो कंसेप्ट है, यानी कि वो भी इसी में दिया गया है। उसके बाद चार्मिडीज की जो बुक है उसमें आत्मज्ञान पर विचार किया गया है, आत्मज्ञान का विचार किया गया है। आत्मज्ञान कैसा आत्मज्ञान? यानी कि जैसे सोक्रेटिस कहते हैं कि नो योर सेल्फ, यानी कि अपने बारे में स्वयं को जानो, वो चार्मिडीज नामक बुक में दिया गया है। एक क्रेटो बुक जो है, जैसे क्रेटा गाड़ी होती है उसी तरह क्रीटो बुक है, लेकिन यहाँ क्रीटो जो बुक है वो जीवन और मृत्यु के बारे में, जो सुकरात के जीवन और मृत्यु के बारे में जो वार्तालाप हैं उनके बारे में दिया गया है। और जिसमें अब देखते हैं कि प्लेटो की जो अध्ययन स्टडी मेथड्स क्या थे। स्टडी मेथड्स में प्लेटो के 4 या 5 प्रकार के जो स्टडी मेथड है वो प्रयोग करते हैं। नंबर 1 जो निगमनात्मक जो स्टडी मेथड है, जिसे डिडक्टिव भी बोलते हैं दोस्तों, डिडक्टिव मेथड भी बोलते हैं। इसके साथ में मैं आपको बताऊंगा कि एक इंडक्टिव मेथड भी होता है, जो आगमनात्मक होता है, वो भी जानेंगे, ठीक है। जो आगमनात्मक मेथड है वो अरस्तु ने यूज किया था, और डिडक्टिव मेथड है वो प्लेटो ने यूज किया था। ये याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये आगमनात्मक, ये निगमनात्मक, ठीक है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। अभी जो पहला ये निगमनात्मक मेथड हो गया। दूसरा जो मेथड है वो एनालॉजी ले सकते हैं, या जो तीसरा मेथड है वो टीलियोलॉजिकल ले सकते हैं, टीलियोलॉजिकल एनालॉजी, जिसे अनुरूपता बोला जाता है, अनुरूपता ऐसे नहीं समझ में आएगा, थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और टीलियोलॉजिकल जो उद्देश्यपरक जो भी मेथड होता है उसके बारे में देखेंगे। और जो फोर्थ जो है वो है ऐतिहासिक,
हिस्टोरिकल तो दोस्तों देखिए जैसे एथेंस और स्पार्टा के बीच में पेलोपोनेशियंस जो युद्ध होता है 28 वर्ष के लिए, उसके आधार पर जो प्लेटो है, जो एथेंस है, वो मानता है कि स्पार्टा क्यों जीता। स्पार्टा के पास क्या था, एक सैन्य ट्रेनिंग अच्छी थी, यानी सैनिक ढांचा एक मजबूत था, इसलिए वो सैनिकों की जो शिक्षा व्यवस्था है वो अपनी शिक्षा शास्त्र के अंदर भी ऐड करता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि प्लेटो है वो ऐतिहासिकतावाद का प्रयोग कर रहा था। और फिफ्थ एंड फाइनल, डायलैक्टिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द्वंद्वात्मक व्यवस्था वो है कि कोई भी दो तर्क वो आपस में टकराते हैं, यानी कि दो विचार वो अपने आप में निरपेक्ष रूप से सत्य हैं, और जैसे ही दो विचार टकराएंगे तो उनसे एक विचार जो सामने आएगा जो एब्सोल्यूट ट्रूथ होगा, निरपेक्ष सत्य होगा। दो विचारों के टकराने से तो एक ही विचार बचेगा जो सत्य होगा। ठीक है, तो ये वाद भी, जिसको हिंदी में बोलते हैं वाद प्रतिवाद, और उससे निकलता है संवाद। ठीक है, तो रियल फॉर्म है वो यहाँ जो डायलेक्टिकल से पता चलती है। तो देखते हैं, और डायलेक्टिकल का मेथड आधुनिक युग में जैसे हीगल ने प्रयोग किया था, याद होगा आपको। हीगल जो डायलेक्टिकल जो आइडियलिज्म की जो कंसेप्ट देता है वो हीगल बताते हैं। और एनालॉजी दोस्तों ये एक तरीके से जैसे एलोगरी यानी कि दृष्टांतों का प्रयोग है। दृष्टांतों में कैसे दृष्टांत, जैसे गुफा का सिद्धांत बताते हैं। ठीक है, गुफा का जो सिद्धांत है वो दृष्टांतों का प्रयोग करते हैं। और जैसे कोई वो बताते हैं कि चरवाहा कैसा हो तो उसकी जो आत्मा है वो गोल्ड से बनी हुई है। ठीक है, जो चरवाहे गडरिये की जो आत्मा है या उसकी गोल्ड से बनी हुई है, या दार्शनिक राजा की आत्मा गोल्ड से बनी हुई है, सैनिक की जो आत्मा है वो सिल्वर से बनी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से बताते हैं। तो ये जो दृष्टांत हैं, और एक बताता है कि जैसे डॉग एंड बिच, जो कुत्ता और कुतिया, यानी कि मेल कुत्ता और फीमेल कुतिया जो हैं, जब रखवाली की बात आती है, यानी कि अपना जो घर है उसको जो दिन या रात में जो रखवाली, या कुत्ता रख लो या कुतिया रख लो, लेकिन कोई बाहर से आएगा तो भौंकेंगे तो सेम ही। तो जब दोनों ही समान है, दोनों ही रखवाली में समान है, तो फिर अलग क्यों। तो यहीं से वो जेंडर जस्टिस का कंसेप्ट भी लेते हैं। और दोस्तों जेंडर जस्टिस यानी जेंडर जस्टिस या जो जेंडर इक्वलिटी यानी कि लिंग समानता की बात करते हैं। और लिंग समानता की जो कंसेप्ट है वो मुख्य रूप से पाइथागोरस से लेते हैं। पाइथागोरस तत्कालीन यूनान था, प्लेटो से पहले भी। तो पाइथागोरस एक इंस्टीट्यूशन चलाता था जिसमें मैथ वगैरह प्रमेय की जो पढ़ाई जाती थी। तो इसमें महिला और पुरुष दोनों को इक्वल पार्टनरशिप के साथ पढ़ाया जाता था, दोनों को बराबर भागीदारी दी जाती थी, महिला और पुरुष दोनों को समान रखा जाता था। तो वहाँ से भी ये कंसेप्ट लेता है। तो ये दृष्टांत है कि जैसे डॉग मेल फीमेल एंड गुफा का जो सिद्धांत है तो वो बताता है, यानी कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक छोटा सा उद्देश्य भी समाहित रहता है कि दृष्टांतों के द्वारा एक नए जो सिद्धांत का निर्माण किया जा सके। अब देखते हैं दोस्तों डिडक्टिव मेथड के बारे में अभी जानेंगे, और उसका भी करते हैं डिडक्टिव मेथड के बारे में, और एक इंडक्टिव मेथड क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए देखते हैं। डिडक्टिव जो मेथड है उसे निष्कर्षात्मक भी कहते हैं, निष्कर्षात्मक पद्धति भी कहते हैं। यानी डिडक्टिव में क्या होता है, निगमनात्मक में क्या होता है कि सामान्य कोई चीज़ है उसका जो निर्धारण है, सामान्य का निर्धारण पहले किया जाता है, पहले सामान्य का, फिर उसकी विशिष्ट चीज़ पर पहुंचा जाता है, विशिष्ट चीज़ पर पहुंचा जाता है सामान्य। चलिए दोस्तों लेट्स एग्जांपल, मेरे पास एक पेंसिल है। ठीक है, मेरे पास एक पेंसिल है दोस्तों, हमें चलो आप याद रखना कि मेरे पास एक पेंसिल है। तो अब क्या है, अब लेट्स एग्जांपल कि मुझे लिखना है और मेरे पास पेंसिल है। और ये यहाँ एक समझने की बात यह है कि अब मैं सोचता हूँ, मैंने एक शब्दावली दे दी, एक वाक्य यहाँ लिख दिया या एक लाइन लिख दी कि मेरे पास जो पेंसिल है वह बहुत अच्छी पेंसिल है, यानी कि गुड क्वालिटी पेंसिल है, गुड क्वालिटी पेंसिल है, एक अच्छी पेंसिल है। तो ये अच्छी पेंसिल है, ये एक सामान्य विचार है। लेकिन विशिष्ट कब कैसे होगा, इस विचार को विशिष्ट संदर्भ में समझाना होगा। समझाने के लिए मैं बताऊंगा कि यह स्मूथ चलती है, यानी कि अच्छी चलती है, और इसकी यह लॉन्ग टाइम तक चार्ज रहती है। ठीक है, और इसका जो टाइम डिलीवरी है वो एकदम परफेक्ट है।
तो यानी कि पहले मैंने विचार दिया कि ये अच्छी है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन किया, तो ये जो मेथड है उसे निगमनात्मक या डिडक्टिव मेथड कहते हैं। जो अब इसका जो विपरीत है जो अरस्तु का है, उस मेथड को दोस्तों इंडक्टिव मेथड कहते हैं। उसमें पहले विशिष्ट का निर्धारण किया जाता है, फिर बाद में सामान्य का निर्धारण किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा बीच में एक और आइडिया था जिसका नाम था द मेथड ऑफ टीलियोलॉजिकल मेथड, जिसे उद्देश्यमूलक मेथड कहते हैं। उद्देश्यपरक मेथड क्या था कि कोई भी वस्तु है उसका एक निश्चित लक्ष्य होता है, यानी कि उसका एक निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य होता है। जैसे मान के चलते हैं, लेट्स एग्जाम्पल कि हमने अभी चर्चा की कि मेरे पास एक पेंसिल है, तो मैंने सोचा कि एक मेरा उद्देश्य है लिखना, ठीक है, लिखना। तो लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए? पेंसिल चाहिए, ठीक है। तो किसी भी उद्देश्य का एक निश्चित किसी भी चीज़ का निश्चित उद्देश्य होता है। जैसे तो मैंने ये प्रूव किया ना कि मुझे एक लिखना है, मैंने ये सिद्ध किया कि मुझे लिखना है और मेरे पास मुझे एक पेंसिल की ज़रूरत है। उसी प्रकार इस मेथड का जो प्रयोग है वो अरस्तु और प्लेटो दोनों करते हैं दोस्तों। टेलियोलॉजिकल मेथड का अरस्तु और प्लेटो दोनों प्रयोग करते हैं। वो दोनों अपने अपने लक्ष्य और अपने अपने उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। कैसे निर्धारण करते हैं? प्लेटो की जो थ्योरी है, प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ आइडिया है या जिसे थ्योरी ऑफ फॉर्म्स कहते हैं, यानी कि जो प्रत्ययों का सिद्धांत है, प्लेटो का जो प्रत्यय का सिद्धांत है उसका एक मुख्य उद्देश्य था कि दार्शनिक राजा का निर्माण कैसे किया जा सके, एक आदर्श राज्य का निर्माण कैसे किया जा सके, एक आदर्श राज्य का निर्माण किस तरह किया जा सके, इसका जो मूल उद्देश्य था जो इसी में समाहित था। तो इस तरह हमारे ये मेथड कंप्लीट होते हैं। और यदि आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट मी, एंड जिससे हम इन लेक्चर्स को कंटिन्यू कर सकें, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थम्स अप।